Hey dear all, welcome back. कैसे हैं आप सभी? My name is Aarti Gupta. Once again I'm here. Once again नहीं, this is our first class, right? So कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन और ये है बिहार 7th फेज के 11th एंड 12th के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। और मेरे साथ हैं सद्दाम, मेधावी, श्वेता, अजय, शाया। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आवाज क्लियर आ रही है? इज एवरीथिंग फाइन? उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, आप लोग का कंफ्यूजन जो भी होगा वो क्लियर कर देती हूँ। तो इंग्लिश में अभी जो मैं कवर कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी आपकी बुक्स हैं। और जैसे आपको पता चला था एससीईआरटी के लिए, तो अभी हमने जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड थिंग्स जो है उन पर फोकस करना शुरू किया है। तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो है हमारे सिमिलर हैं। तो उसमें एक टॉपिक है एनिमल इन प्रिजन, राइट? उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होगा 11th का। उस पर हम आज बात करेंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। यहाँ पे आवाज क्लियर आ रही है सबको? इज एवरीथिंग फाइन? शैल आई यूज माइक और व्हाट? सो पहले आपकी ऐश्वर्या मैम शायद पढ़ाने वाली थी, लेकिन अब सारी चीजें मैं कवर करूंगी। आपको किसी भी चीज का कोई डाउट है अगर तो पूछ लीजिए। Alright, B. Kumar, Shriram Tiwari, Rohini and Ajay and Shaya. So shall we start right now? Okay. So हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल शाम में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कुछ जो हैं वो अभी नए भी हैं हमारे साथ। तो आप लोग, मुझे लगता है कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए आप शायद तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए होंगे। चलिए, अच्छी बात है। सो आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो करना क्या है, इंग्लिश का क्लास है बेटा, मिथिलेश, इंग्लिश का क्लास है भाई। सो बेसिकली आपका जो हमारा सिलेबस है वो इस तरीके से है, कुछ आपको चीजें जो करनी है उन पर फोकस करेंगे, जो नहीं करनी है वो तो हम करा देंगे फोकस, वो तो आप लोग खुद ही कर लेते हो। सो हमें जो चीजें करनी है उसमें हमारा रीडिंग है, रीडिंग स्किल्स डेवलप करेंगे हमारे साथ ही, ठीक है? रीडिंग स्किल्स मेरे साथ डेवलप हो जाएंगी, उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर है सेशंस में और दिन में 2-2 बार क्लासेस ले रहे हैं तो फिर तो मजे ही मजे हैं। राइटिंग स्किल्स में आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है, थोड़ा सा लिख लिया करो। ग्रामर आपको, एक बहुत ही प्यारा सा सेक्शन होता है ग्रामर का, बचपन से पढ़ते चले आते हैं, थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत रहती है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं आपकी बुक्स, सप्लीमेंट्री रीडर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बाकी सारी चीजें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वैसे तो यूट्यूब सेशंस में भी बता चुकी हूँ कि एक तो आपका 25 क्वेश्चंस का पेपर आता है, क्वालिफाइंग इंग्लिश में सबको करना है, ठीक है? उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट कंसेंट, है ना, 9 to 12 सब्जेक्ट कंसेंट होगा। ग्रामर मतलब इसमें नहीं होगी, ये सब्जेक्ट कंसेंट होगा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। आप किसी भी वर्ग में हैं तो आपको अपने वर्ग के हिसाब से देख लेना है। और इंग्लिश में आपको क्वालिफाइंग पेपर है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा ग्रामर पूछा जाएगा। इसमें हम आपको बता देंगे कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो अब जैसे ये तो 9th एंड 10th वाला था, लेकिन आज का जो सेशन है वो हमारा 11th एंड 12th के लिए। ये चीजें सब में रहेंगी, चाहे वो 9th 10th हो, चाहे वो 11th 12th हो, ये चीजें सब में कॉमन है। चाहे वो ग्रामर की बात हो, चाहे पैसेज की बात हो, ऐसे राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, राइटिंग सेक्शन में ये चीजें हमारी जरूर ही हैं, जरूरी है, हमें करना ही करना है, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से ये टॉपिक्स जो है वो मतलब आपको करने ही करने हैं। कुल मिला के इनमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लेना अपने माइंड पे, एक प्रेशर नहीं लेना है, मैं आपको करा दूंगी ये बहुत ही इजीली। सो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारा क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल इन प्रिजन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, ठीक है? आपको चाहिए पूरी जानकारी, जो कि मैं आपको दूंगी। और इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। सो आर यू रेडी एवरीवन? आप लोग का कोई डाउट हो ना? सो हाँ मिथिलेश, इट इज बिहार पीजीटी। ओके, अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो शुरू किया जाए हमारा आज का सेशन। अब बात करते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है और आपको मजा भी आएगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे। तो कहानी हमारी क्या है? कहानी हमारी है जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और पॉपुलर थे बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के नाम से। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर,
was popular among the children as Chacha Nehru. He was a man of rare sensitivity. उनके दिमाग जबरदस्त था, मतलब उनके पास जो rare sensitivity थी, उनका दिमाग जो था वो काफी अच्छा था. He got his education at Howard and Cambridge University. उनकी जो education हुई वो बड़ी-बड़ी universities में हुई. उसके बाद में ही became a barrister after studying natural science and law. उन्होंने नेचुरल साइंस पढ़ा और लॉ पढ़ा और वो बन गए बैरिस्टर और इंडिया वापस आए थे वो 1921 में. ओके, यहाँ पर आए, फिर उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन की बाय डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी. ओके, ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी. वो महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे. ओके, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब प्रभावित होना. Soon after, he emerged as a leader of a country's youth. थोड़े ही दिनों के बाद ऐसा हुआ कि पूरी कंट्री के यूथ के लीडर के रूप में वो emerge हो गए, मतलब उन्होंने अपनी पहचान बना ली. He was not only a politician but also a dreamer, idealist, humanist and artist. वो सिर्फ politician नहीं थे, वो dreamer थे, वो idealist थे, वो humanist थे, artist भी थे. उनके कार्य क्या इंक्लूड करते हैं? एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर. मतलब अब उन्होंने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे जेल में बैठ के, वो सब. हिज वर्क इज रिमार्केबल फॉर रेयर विगर एंड ब्यूटी. उनका जो काम था उनमें बहुत ज्यादा विगर था, मतलब रेयर विगर का मतलब एक क्रियात्मकता थी और सुंदरता थी जो कि स्टैब्लिश किया जिन्होंने, मतलब जिन चीजों ने उन्हें स्टैब्लिश किया एज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज. इंग्लिश प्रोज के मास्टर बन गए थे. तो आप जो मास्टर बन गए थे, हाँ जी श्वेता, यस यस, हाँ ये वाला चैप्टर है. तो आप वो मास्टर बन गए थे, तो अब उनके बारे में तो पढ़ना जरूरी है. अब जैसे ही मैं पढ़ाने लगी वैसे गायब हो गए. पढ़ना तो पड़ेगा. देखो इसको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब मैंने देखा पार्टिसिपेंट्स अभी बहुत सारे थे, अभी कम हो रहे धीरे धीरे, बट नहीं. अच्छा आप बढ़ रहे बोल दिया तो बढ़ रहे. ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम ऐसी कोई चीज पढ़ते हैं, हालांकि इंग्लिश की जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा मतलब ऐसा आता है कि अब क्या करेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस गाइज. आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? श्वेता, मतलीस, सेबेस्टियन, आवाज क्लियर है सबको? इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, ये तो तुमने, ओके. सो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली किस लिए है? मेधावी. मेधावी आपका नाम है? दैट्स अ नाइस नेम. काफी अवेयर है आपके पेरेंट्स, आपका अच्छा नाम रखा. ओके, सो अब मैं इसको आपको समझाती हूँ, इसको समझिए, देन इसके बाद में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? तो इसको समझ लीजिए. जब आप इसको समझ लेंगे तो आप बहुत सारी चीजें और भी समझ जाएंगे कि बेसिकली ये लिखा क्यों था उन्होंने. जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग इस नाम से आजकल नफरत भी करते होंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो आजकल का यूथ है, completely our youth is driven by some different ideologies. तो हो सकता है आपको नेहरू को पढ़ने में थोड़ा सा इश्यू हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो. वो कैसे भी आदमी रहे होंगे, लेकिन हम उनको दूसरे अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वो कैसे थे. ठीक है? तो आप लोग इस चीज को, अपना जो आपके अंदर जो सोसाइटी द्वारा भरा गया जो एंगर है टुवार्ड्स नेहरू, उसको साइड में रख के जरा चीजों को समझेंगे एंड पढ़ेंगे. मतलब एक अनबायस्ड आइडियोलॉजी लेकर के चलेंगे, एक रेलेवेंट थॉट्स लेकर के चलेंगे, तब आपको चीजें थोड़ी सी समझ आएंगी कि व्हाई दिस थिंग इज रिटन. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पढ़ने के लिए दी क्यों गई, बुक में इसका क्या काम था. ठीक है? ओके, दी ऑथर, after 14 and a half months living in Dehradun jail, feels that he is fully familiar with every bit of it. हुआ क्या इनके साथ, इनको बंद कर दिया देहरादून जेल में. ठीक है? वहां पर ये रहे आफ्टर 14 and a half months. मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन होगा? 14 and a half months. समझ रहे हो? 14 महीने, काफी बड़ा, मतलब 14.5 महीने. He has become almost a part of it. वो बिल्कुल उसका पार्ट बन गए. क्या बन गए? He has become almost a part of that jail. He does not feel that he is alone in this cell. Cell मतलब वो जो उसमें रहते थे, उन्होंने उसको, उनको ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि वो इस सेल में अकेले हैं. As many creatures are living there. तो अब इंटरेस्टिंग होगी हमारी ये जो प्रोज है, ये अब इंटरेस्टिंग होगी कि बहुत सारे क्रिएचर्स वहां पे रह रहे थे. He had better cells in other prisons. उनके पास जो सेल था, मतलब जो सेल था वो बेटर था अदर प्रेजेंस में. लेकिन
देहरादून में काम बिगड़ गया, मतलब और भी जेल्स में वो रहे थे जहाँ पे बेटर था, लेकिन देहरादून में जब रहे तो वहाँ उनकी जो सेल थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ही हैड वन प्रिविलेज, उनके पास एक प्रिविलेज था, मतलब एक उनके पास लाभ था, विच वॉज वेरी प्रीशियस टू हिम, जो कि उनके लिए काफी प्रीशियस था, मतलब काफी अमूल्य था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, द सेल वॉज वेरी स्मॉल, जो उनकी सेल थी, कोठरी थी, वो बहुत ही छोटी थी। ही कुड नॉट मूव इन इट, वो उसमें मूव भी नहीं कर सकते थे। अब सोचो किसी पर्सन को ऐसी जगह बंद कर दिया जाए, वो भी इतने पढ़े लिखे इंसान को, तो वो उसके माइंड सेट क्या रहा होगा उस टाइम पे। सो ही वॉज अलाउड टू वॉक आउटसाइड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इसीलिए उनको अलाउड थे कि वो बाहर जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग में। चलो ये एक अच्छी बात थी। दैट एक्स्ट्रा प्रिविलेज वॉज मच फॉर हिज कॉन्टैक्ट विद नेचर। उन्होंने कहा ये जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज है ये बहुत ही ज्यादा उनको नेचर यानी प्रकृति से कनेक्ट में रखेगा, कॉन्टैक्ट बना के रखेगा, जहां पर ही कुड सी माउंटेन्स, फील्ड्स एंड पब्लिक रोड्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, मेरा घर तो छोटा है, बट वी कैन गो आउटसाइड, वी कैन वॉच द थिंग्स, watch we can uh, we can make the contact with nature। तो इसका मतलब ये अच्छी बात है, जहां पर वी कैन सी माउंटेन्स। अब देहरादून की बात है तो माउंटेन्स भी दिखेंगे, फील्ड्स भी दिखेंगे, पब्लिक रोड्स भी दिखेंगे। सो यू गॉट माय पॉइंट, समझ आया सबको व्हाट आई एम सेइंग? ओके, क्लियर हुई ये बात? इज दैट क्लियर? नेहरू जी के बारे में ये बात पता चली कि वो जेल में रहते तो किस कंडीशन में थे, व्हाट वाज द कंडीशन? चलो अगर नहीं पता चली तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, अब एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ओनली अ प्रिजनर, सिर्फ एक कैदी, कन्फाइंड हर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स। कन्फाइंड का मतलब होता है बंद कर दिया जाना, मतलब सीमित कर दिया जाना। ठीक है, सिर्फ एक जो प्रिजनर है, कैदी है, जो बंद कर दिया गया है ऊंची दीवारों के बीच, कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द आउटसाइड वॉक्स। वही समझ सकता है कि बाहर निकलने का मजा क्या है। समझ रहे हो? इट वॉज सो, देखो, कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल वैल्यू, वो दिमागी, उस दिमाग के उस वैल्यू को, उस मूल्य को समझ सकता है जो बाहर चलने वाले लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। इट वॉज सो वैल्यूड, ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी था, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैल्यूड था, दैट द ऑथर डिड नॉट स्टॉप हिज मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स। ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूड था, तो वो क्या, वो सुबह और शाम जो है जरूर टहलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे कुछ भी हो रही हो, वो कोठरी से जरूर निकलते थे और जरूर टहलते थे। ठीक है, फॉर मंथ्स व्हेन ही वाज ऑल अलोन, जब वो एकदम अकेले थे, इन हिज सेल एंड नॉट इंटरव्यूड, और किसी से उनका कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, ही गेज्ड एट द माउंटेन्स एंड एंजॉयड। गेज्ड का मतलब होता है घूरना, किसी की तरफ प्यार से भी देख सकते हैं और गुस्से से भी देख सकते हैं, गेज कर सकते हैं, है ना, गेज एट द माउंटेन्स एंड एंजॉयड। आप सबको ये चीजें समझ आ रही हैं? देखिए, मैं बीच बीच में आपको ये जरूर बोल देती हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दे रही हूँ, बाकी आपके माइंड को एक आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे सोच रहे होंगे। इट कैन बी, देखो, एक होता है जब आप स्टोरी को पढ़ के अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं, सो यू हैव टू मेक अ परफेक्ट इमेज, बिकॉज उसी इमेज के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो अगर वो इमेज नहीं बना पाई मैं आपको पढ़ा के, सो ऑब्वियसली इसका कोई भी रोल नहीं होगा, मैं चाहे कितना भी आपको, मतलब देखो, ट्रांसलेशन इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो आप अपना बुक से भी पढ़ सकते हो और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट व्हेन यू लर्न समथिंग बाय अ टीचर, ओके, मेरे बारे में आपको पता होगा, मैंने नेट क्वालिफाई किया है पूरे 2 बार। ठीक है, मैं बता दूं कि मैं क्या कैपेबल हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। आपको उससे रिलेटेड भी अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नहीं, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि ये जो टीचर हमें पढ़ाया गया, जो हमारे लिए अपॉइंट किया गया, वो उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग के जो भी टीचर्स हैं वो सब आराम से, मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं। तो अब अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हाँ, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। So, okay, what I was saying, you have to make a complete image in your mind when I am teaching you, when I am um, uh, making you understand something. So, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हुआ क्या, कि अब देखो, माउंटेन्स को देखा और मजे लिए। स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून। वहां पे जो बाहर आती थी, स्प्रिंग का मौसम आता था, बसंत जिसको बोलते हैं, वो बड़ी प्लेजेंट थी। प्लेजेंट मतलब अमेजिंग, ब्यूटीफुल।
बट द विंटर डिन्यूडेड मोस्ट ऑल द ट्रीज। लेकिन जो विंटर होती थी वो डिन्यूड कर देती थी, मतलब वो एकदम पतझड़ जैसा ला देती थी ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लीव्स। ठीक है, विंटर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी एक तरीके से, जो आपको दुख देने वाली थी। स्प्रिंग यानी बसंत बहुत अच्छा था, बट वेरी मिस्टीरियसली, लेकिन रहस्यमय तरीके से द सिचुएशन चेंज एंड ग्रीन लीव्स केम आउट ऑल ओवर देम। लेकिन अचानक से रहस्य ये हुआ, अब वो नेहरू जी का मतलब कहानी लिखने की वजह से हुआ ऐसा, ये क्या हुआ कि अचानक से ना पत्तियां आने लग गई। ओके, विंटर में भी ना क्या हुआ, ग्रीन लीव्स केम आउट ऑल ओवर देम। इट वाज अ गे एंड चीयरिंग साइड। ये बहुत ही खुश करने वाली एक मतलब साइड थी, एक दृश्य था बहुत ही खुश करने वाला। सडन चेंज फ्रॉम बड, मतलब बड का मतलब वो जो कली होती है उसमें सडन चेंज, और वो कली से बन गई पत्ती, वाज रियली रियली वंडरफुल। कभी देखा है आपने? आपने पता नहीं देखा है या नहीं, मैंने तो बहुत देखा है। मतलब इट इज काइंड ऑफ रियल फीलिंग दैट यू गेट व्हेनेवर यू सी अ प्लांट टू ग्रो अप। ओके, बहुत मजा आता है जब भी प्लांट को बढ़ता हुआ देखते हैं। मैं तो धनिया के पौधे लगा के और उनको बड़ा देख के खुश हो जाती हूँ। एंड दिस अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हेन यू put something in soil and after some time you get the you know the bud to leave. The monsoon rains were always welcome। जो मॉनसून रेन्स होती थी उनका हमेशा अच्छे से स्वागत किया जाता था, बिकॉज दे एंडेड द समर हीट, क्योंकि वो गर्मी की जो गर्मी होती थी उसको खत्म कर देती थी। सोचो, नेहरू जी जिस सेल में होंगे, इतना बड़ा आदमी और इतना बाहर से पढ़ के आने वाला आदमी, उस सेल में ना तो गर्मी के लिए ना सर्दी के लिए किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं। ऐसी देहरादून इज ऑलवेज फेवर्ड बाय द रेन गॉड। देहरादून में हमेशा जो है बारिश आती रहती थी, उसको फेवर मिला था कि बारिश आती रहेगी। ठीक है, तो मानसून वहां पे अच्छे से आते थे, तो उस चीज को नेहरू ने अपने बुक में लिखा है। राइट। विंटर भी बहुत मजेदार होते थे। मजा तो आती होगी जब गर्मी पड़ती होगी तब नेहरू जी की बैंड बजती होगी। सो विंटर टू वाज प्लेजेंट एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्ड। जब ठंड पड़ जाए सोचो तब क्या हाल हो। तो ये कह रहे हैं कि विंटर तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन तब तक ही बढ़िया थी जब तक बारिश ना हो। लेकिन जैसे बारिश हो जाती तो विंटर और भी ज्यादा परेशान कर देने, इंक्लीमेंट कर देने वाली होती है। इंक्लीमेंट समझ से सताने वाली हो जाती है। हैवी रेनफॉल, hailstorm and hailstones troubled occasionally। जब बारिश होती थी और स्टॉर्म्स आते थे और बहुत ज्यादा तूफान आ जाते थे, बड़े वाले हेलस्टोन्स आ जाते थे, है ना, जब सारी चीजें उड़ने लगती थी, तब जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती थी। लेकिन आफ्टर ऑल देयर वाज अ कंफर्टेबल हैबिटेशन। लेकिन कुल मिला के बहुत ही कंफर्टेबल हैबिटेशन था। कंफर्टेबल का मतलब बढ़िया था, रह सकते थे वहां पे, उन्होंने ऐसा बोला। चलिए, प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज। जो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उनमें इंडल्ज होने के बजाय दे द ऑथर एंड हिज को प्रिजनर्स, मतलब जो ऑथर था उसके साथ कुछ और कैदी रहे होंगे, बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे। मतलब अगर हम नॉर्मल एक्टिविटीज में इंडल्ज होने को रोकें तो हम ये, इसके अलावा क्या था, जो जैसे नेचर चलता था हम उसके बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए थे। मतलब जैसा अडेप्ट कर लिया था हमने उस चीज को, हमने अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया था। वो नेहरू जी कह रहे हैं। दे वॉच्ड वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट केम देयर वे। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स देखे और बहुत सारे कीड़े कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स, जो उनके रास्ते में आए। अब यहाँ पे बहुत मजा आती है कि कीड़े कैसे उनको पसंद थे। ओके, आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे कथा। अरे कथा तो बहुत अच्छी है, बीच बीच में अगर माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको बस पेशेंस की जरूरत है। इट विल बी कम्प्लीटली वन साइडेड, आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा और उसी में मजा लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी स्टोरी आपको ना तो और सब्जेक्ट्स में सुनने को मिलेंगी ना पढ़ने को मिलेंगी। सो लिटरेचर तो अपने आप में अलग ही मजा है। मुझे तो लगता है कि बड़े मजेदार चीजें हैं। आप स्टोरी सुन रहे हैं, बचपन में आपने शायद पढ़ी हो क्लास में। अच्छा सच बताऊं, मैंने पढ़ी थी, लेकिन हमारे ना स्कूल में कोई टीचर नहीं था तो उसने पढ़ाया नहीं। और तो मैंने सारी चीजें मतलब अपनी मॉम से पढ़ी थी, तो सारी चीजें उन्होंने मुझे पढ़ाई। तो अभी मुझे कुछ कुछ टॉपिक सिमिलर है तो मुझे याद आते हैं, तो मजा आता है। अच्छा, तो नेहरू जी के साथ क्या होता है कि जैसे ही वो बहुत ज्यादा अडेप्टेबल हो जाते हैं, दी ऑथर ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट। जब वो मोर ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, चीजों को समझने लग जाते हैं, ही स्टार्टेड नोटिसिंग ऑल द मैनर ऑफ दीज इंसेक्ट्स। अब वो कीड़ों मकोड़ों को देख रहे हैं, बंदा कर क्या रहा है, मतलब जेल में बंद है, इंटेलिजेंट है, अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो सामने कीड़े हैं, कहीं बिच्छू है, कहीं छिपकली है, कहीं गिलहरी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मतलब गिलहरी कीड़ा नहीं है। सो अब उसके सामने कीड़े आ रहे हैं तो वो कीड़ों को देख रहा है। ही नेवर इंटरफेयर्ड विद इंसेक्ट्स।
उसने उनको इंटरफेयर नहीं किया, उसने मतलब उन्होंने उनको इंटरफेयर नहीं किया, एज दे वर लिविंग देयर लाइफ, वो अपनी जिंदगी जी रहे थे विदाउट इंटरफेयरिंग विद हिम, ना वो उनको इंटरफेयर कर रहे थे ना वो उनको, लेकिन बातें कर रहे थे एक दूसरे से मन ही मन. It was another thing that there was a continuous war between the author and the bed bugs. Oh my god. बेड तो वहां पे होगा नहीं, लेकिन बेड बग्स होते हैं ना जिनको हम खटमल बोलते हैं, अब वहां आ गए खटमल. अब नेहरू जी का उनसे छिड़ गया वॉर. अब खटमल के अलावा और एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो होते हैं हमारे मस्कीटोज. मॉस्किटोज आर द हेल, टू सम एक्सटेंट द फ्लाइज. कहीं कहीं ना मक्खी मक्खी और मच्छर और ये खटमल, ये तीनों चीजें जहां आ जाएं तभी नेहरू जी हैप्पी हैं. मतलब किस काइंड ऑफ आदमी है ये कि फिर भी खुश है. देयर वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑथर एंड अदर क्रिएचर्स, बट दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी. मच्छर ने बोला नहीं नहीं मैं तेरे को नहीं काटूंगा, तेरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे, उसने छोड़ दिया उसको. बेडबग्स ने मतलब थोड़ा थोड़ा बेडबग्स तो परेशान करते ही हैं. अच्छा, पहले खटमल की बड़ी बातें हमने भी बड़ी कहानियां सुनी हैं, बट मैंने कभी एग्जैक्टली खटमल देखा नहीं. मतलब मुझे लगा पता नहीं खटमल जो है वो रियल में होते थे या ये लोग कहानियों में सुनाते रहते थे, बट मैंने रियलाइज किया कि खटमल इज अ थिंग. तो होते हैं खटमल. ओके, आर यू लिसनिंग टू मी गाइस, यस और नो? यू गॉट माय पॉइंट कि अभी नेहरू जी के साथ क्या क्या हुआ, अभी नेहरू जी की क्या क्या सिचुएशन बनी, क्या क्या हुआ उनके साथ. अरे बताओ. श्वेता, मेधावी, सेबेस्टियन. शाबिस्टन बहुत अच्छा इंसान है. और भी बताओ. मेधावी, अनामिका, बेटा समझ आ रहा है? यू गेटिंग माय पॉइंट. मैं भी नहीं देखी हूँ. मेधावी कह रही मैं भी नहीं देखी हूँ. हाँ, लेकिन होते थे किसी जमाने में, खटमल भी होते थे. मनीषा रानी, नाइस टू सी यू हियर. अच्छा, तुम लोगों को एक पैकेज में तुम लोगों ने वो वाला पैकेज लिया है क्या, महापैक वाला, जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें आप टीजीटी पीजीटी दोनों पढ़ लेते हैं. वाह भाई, तब तो मजा आ गया. तब तो मजा आएगा भाई. सिलेक्शन लेके पार्टी कहाँ दोगे हैं? देखो, अगर प्रॉपर एक और चीज होती है सिलेक्शन लेने के लिए ना, एक और चीज जरूरी होती है, हमारे कॉन्फिडेंस और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. जब अच्छा ये जो क्लासेस होते हैं ना हमारे, इनसे एक चीज मिलती है हमको ना, चीजों को समझने की, हमको ना चीजों को समझने का एक वो मिलता है आइडिया. तो भले ही जो एग्जैक्ट टीचर पढ़ा रहा है वो क्लास में ना आए, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आएगा ही क्योंकि वो आपके सिलेबस में है. लेकिन जब आप क्लासेस लेते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है, आप अवेयर होते हैं. तो क्लासेस लेना इज ऑलवेज गुड. मतलब ये तो आपको करना ही करना है. किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप क्लासेस लेना, ये बहुत जरूरी है. Yes, they exist, but very intolerable. अनामिका, या ऑब्वियसली अब हम थोड़ी ना जवाहरलाल नेहरू हैं जो हमारे लिए भी वो हम भी टॉलरेट कर सकते हैं. We cannot bear them. The author did not like bats. इनको चमगादड़ पसंद नहीं थे. Okay? इनको चमगादड़ पसंद थे, but he was to endure them. But उन्हें यहाँ endure करना था. Endure जो इसने बोला है ना, bear करना था, सहना था, tolerate करना था, endure करना था, tolerate करना था. क्यों? क्योंकि भाई करना पड़ेगा ना, सहना था. अच्छा, यू गाइज मस्ट बी वेरी गुड एट इंग्लिश. मतलब जहां तक मुझे लगता है, तो इफ आई कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश इन बिटवीन, बीच बीच में, तो तुम लोग को समझ आती होगी, क्योंकि जैसे तुम लोग मेरे से बातें कर रहे हो ना, जैसे ये कर रही है, सो मेरे को समझ आता है कि यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अ प्रॉपर अप्रोच इन ऑर्डर टू रीड इंग्लिश और लर्न इंग्लिश. तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा. इसमें करना कुछ नहीं होता. जो आपका पेपर आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा जहां पे आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी अप्रोच रिक्वायर्ड होंगी. तो अगर आप कर लेंगे दैट वुड बी वेरी नाइस. ओके. They flew soundlessly in the evening dusk. यहाँ पे बात हो रही है चमगादड़ की. वो इवनिंग डस्क में जैसे ही शाम होती थी, चुपचाप बिना साउंड किए उड़ते रहते थे. Sometimes they seemed to be attacking. कभी कभी ऐसा लगता था अटैक कर दिया. चमगादड़ तो मैंने बहुत देखे हैं. मैं कल परसों पार्क में घूम रही थी and the चमगादड़, the bat attacked me. So मतलब they were furious kind of. The author used to call them the flying foxes. ऑथर ने उसको किस नाम से जाना, ये शायद पूछा जाएगा आपसे, है ना. उसको ऑथर ने उसको क्या कहा, द फ्लाइंग फॉक्सेस. तो आई अंडरलाइन दिस पार्ट. ही यूज्ड टू वॉच द एंट्स. वो चींटियों को देखा करते थे. मतलब व्हाइल एंट्स एंड अदर इंसेक्ट्स फॉर आवर्स. मतलब घंटों वो देखा करते थे चींटी को, कीड़े मकोड़ों को घंटों देखा करते थे. कोई भी पर्सन चींटी और कीड़ों मकोड़ों को घंटों देखेगा तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा उसके बारे में. He also wanted the comic fashion of the lizards. मतलब अब वो देखते थे कि जो lizards होते हैं इनका क्या मजेदार कॉम्बिनेशन है, ये क्या पहने रहते हैं, है ना.
ये अब वो उनको देखते थे, दे आर स्टार्टिंग ऑफ प्रे, उनके चलने का तरीका और एक दूसरे को ईच अदर को चेस करना, मतलब एक दूसरे को फॉलो करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता था। ये उन्होंने जो है अपना देखते रहते थे। स्क्विरल्स मतलब गिलहरी वर ऑल्सो द कंपेनियंस ऑफ द ऑथर देयर। जो गिलहरी थी, गिलहरी बड़ा प्यारा जीव होता है, वो कंपेनियन थी, मतलब साथी थी। गिलहरी जो थी वो साथी थी ऑथर की वहां पे। द ऑथर एंजॉयड देयर मूवमेंट्स, उनके मूवमेंट्स वो एंजॉय करता रहता था। वो वहां पे लड़कियां तो मिलेंगी नहीं, तो गिलहरियों से प्यार हो गया समटाइम। वैसे वो माउंटबेटन, मिसेस माउंटबेटन को पसंद करते थे। समटाइम्स दे क्लाइम्ड टू हिज नी, ओके। वो हमेशा गिलहरी को देखते थे कि अपने कैसे नी के बल वो चढ़ जाते थे। ही फाउंड कबूतर्स, पिजन्स इन ऑलमोस्ट ऑल द जेल्स, सारी जेल्स में उन्हें एक चीज कॉमन थी, वो कबूतर। और ये कबूतर तब से अभी तक और भी ज्यादा संख्या में हो गए हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लाइक दैट ऑफ डन। हियर दे वर थाउजेंड्स इन नंबर, थोड़े बहुत नहीं, हजारों। समटाइम्स द जेल ऑफिशियल्स वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम, मतलब कभी कभी तो जेल के लोग उनको मार के खा जाते थे। देयर वर मैनाज ऑल्सो इन दून जेल। दून जेल में, दून जेल है मतलब दून लिखा हुआ, दून जेल में मैना भी थी। मैना तो मैंने कभी देखी नहीं है। अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर हिज सेल डोर इन, मतलब उसने क्या किया, वो जो हमारा सेल का मतलब जो हमारा दरवाजा था बैरक का, उस पे उसने घोंसला बना लिया। तो ऑथर यूज्ड टू फीड देम, अब इनके पास खाने को नहीं था नेहरू जी के पास, उन्हें खिलाया करते थे। दे डिमांडेड इम्पेशेंटली इफ देयर वाज एनी डिले इन दिस मॉर्निंग और इवनिंग मील, ओके। मतलब अब जब वो उन्हें खाने को नहीं देते थे तो वो मांगते थे, है ना, पता नहीं कैसे मांगते होंगे, जो भी लैंग्वेज वो समझते होंगे, उनका जो भी कॉन्वर्जेशन रहता होगा वो मांगते होंगे। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे टॉपिक में बेसिकली आप एक चीज देख रहे हो, नेहरू जी कर रहे हैं फालतू के काम, ठीक है। अब वो ये बता रहे हैं कि अगर एक आदमी अकेला होता है तो उसके माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें उन्होंने लिख डाला पूरा। अब उन्होंने लिख डाला, वो बन गया चैप्टर। हालांकि ये पूरे चैप्टर का मोरल जो होगा वो ये होगा कि लव टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स द क्रिएचर्स, तो ये ऐसे मोरल होगा। हाँ, अब आते हैं नैनी जेल में। क्या हुआ, देवर थाउजेंड ऑफ पैरट्स, वहां तोते बहुत थे। दून की जो नैनी जेल थी, वहां जेल का नाम भी याद कर लो, तोते बहुत थे। देयर कोर्टशिप एंड लव मेकिंग, उनका जो प्यार दिखाने का तरीका था एक दूसरे से, तोता तोती, वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग था। फैसिनेटिंग मतलब लुभाने वाला, कोई भी चीज अगर फैसिनेटिंग है तो वो लुभाने वाली है, टेम्पटिंग है, सिड्यूसिंग है। लिख नहीं पाएगा क्या, चलो। यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। ब्रेन फीवर बर्ड, बर्ड का नाम था ब्रेन फीवर, एंड मंकीज वर ऑल्सो द को ड्वेलर्स। देखो ड्वेल का मतलब होता है ठहरने वाला, को ड्वेलर्स का मतलब होता है साथ ठहरने वाला, साथ ठहरने वाला, राइट, ऑफ द ऑर्डर इन द जेल। जो रेकलेस करेज ऑफ मंकी समटाइम्स टेरिफाइड द क्राउड, लेकिन ये जो क्या होता है, कभी कभी मंकी जो होती हैं वो बड़े लापरवाह तरीके से शोर मचाते हैं और मतलब अपनी आवाजों से पूरी भीड़ को डरा देते हैं, टेरिफाई कर देते हैं क्राउड को पूरे, ठीक है। स्कॉर्पियंस वर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द सेल, जो स्कॉर्पियंस थे वो भी पाए गए सेल में। बिच्छू, ओ माय गॉड, ये सबसे खतरनाक होता है भाई। बट दी ऑथर वर नेवर स्टंग बाई वन, मतलब लेकिन ऑथर को कभी किसी ने मतलब स्टिंग नहीं करा, डंक नहीं मारा। स्टिंग मतलब डंक मारना, डंक मारना। सो कभी भी ऑथर को किसी ने डंक नहीं मारा। 3 or 4 snakes were also found in this cell or near it, अब 3 से 4 स्नेक्स जो थे वो पाए गए। द ऑथर डिड नॉट अप्रिशिएट और वेलकम स्नेक, इसका मतलब ये है कि ऑथर जो था मतलब नेहरू जी हमेशा जो स्नेक्स थे उनसे डरते थे, उनका वेलकम नहीं करते थे, उनसे डरते थे। डरते थे मतलब डरने का मतलब पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल हेट करते थे, रिपल्शन, रिपल्स करते थे। रिपल्स का मतलब होता है नफरत करना, नफरत करते थे किससे, मतलब और तो सब पसंद थे लेकिन नफरत किससे करते थे, सांपों से। बट ही नेवर फियर्ड फ्रॉम देम, लेकिन उनसे डरे नहीं, नफरत थी लेकिन डरे नहीं। ही फेल्ट रिपल्सन, उन्हें नफरत पता किससे हुई, खन खजूरे से। सेंटीपीड्स होता है हमारा कन खजूरा, कन खजूरा समझते हो ना, ये नफरत तो मुझे इससे भी बहुत है। यस मैम, यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ये वेरी नाइस। अच्छा, मनीषा रानी सिंह, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अवेलेबल। 9th-10th की बुक कितने बजे होती है? 9th-10th की बुक होती है 7 बजे। 9th-10th वाली मनीषा रानी बेटा वो होती है 7 बजे।
एंड वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि हमारे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं। अच्छी बात है ये तो, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हाउ कैन यू मिस दैट। सो अब देखा आपने नैनी जेल का हाल क्या था, आगे बढ़ते हैं। देहरादून जेल, ही सॉ न्यू एनिमल। देहरादून की जेल में उन्होंने एक नया एनिमल देखा। द ऑनर ऑफ द एनिमल नेम्ड इन बो ही न्यू आफ्टरवर्ड्स दैट इट वाज अ पैंगोलिन। बाद में पता चला कि ये तो पैंगोलिन है, उसका नाम था बो। टू सेटिस्फाई देयर इमोशनल स्टार्वेशन, जो दिमागी भूख थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए अक्सर कैदी लोग क्या करते थे, वो पेट्स को अपने पास कैद करके रखते थे, मतलब एनिमल को पेट्स बना लेते थे। बट द ऑर्डिनरी प्रिजनर, जो साधारण कैदी थे, वो उन्हें नहीं रख सकते थे। कुछ ऐसे कैदी होते हैं ना जेल में जो बॉस होते हैं, मतलब तो अपने इमोशनल स्टार्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर नेहरू जी एक चीज और बोल रहे हैं कि किसी भी जानवर को कैद करके रखना गलत है। मतलब नेहरू जी किसी को पेट बना के रखने के एकदम अगेंस्ट हैं। द कॉमनेस्ट पेट्स वर स्क्विरल्स एंड मैंगूज। जो कॉमनेस्ट पेट्स सबसे ज्यादा जो कैद करके रखे जाते थे, पाले जाते थे, बेसिकली मैं कैद बोल रही हूँ क्योंकि नेहरू जी को ऐसा लगता था। सो वो थे हमारे गिलहरी एंड मैंगूजेस। मैंगूज मतलब वो जो स्नेक पर अटैक करते हैं ना, नीबला, वो उसको रखते भी इसलिए होंगे कि स्नेक्स इतने ज्यादा होते होंगे, आ जाते होंगे। सो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी द सिचुएशन। डॉग्स वर नॉट अलाउड इन जेल्स। डॉग्स अलाउड नहीं थे जेल में, बट द ऑथर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, ये फाउंड ऑफ गलत लिखा, फॉन्ड ऑफ होना चाहिए। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ठीक है। बट द ऑथर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स एंड ही केप्ट अ फ्यू एंड फेड देम। मतलब अब इन्होंने डॉग के बहुत शौकीन थे तो इन्होंने रखे और उन्हें खिलाया, पाला नहीं, इन्होंने रखे और खिलाया। शब्दों का हेरफेर देखो आप। डिफरेंट कंट्रीज हैव अडॉप्टेड डिफरेंट एनिमल्स। जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं वो अलग अलग एनिमल अडॉप्ट करती हैं एज सिंबल्स ऑफ देयर एम्बिशन और कैरेक्टर। मतलब अपने एम्बिशन और कैरेक्टर के सिंबल के बिहाफ पर अलग अलग कंट्रीज अलग अलग एनिमल्स को अडॉप्ट करती हैं। कुछ होते हैं हमारे साथी एनिमल्स, दीज पैट्रॉन एनिमल्स, जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। नेशनल कैरेक्टर्स भी होते हैं। इट इज एट सरप्राइजिंग दैट हिंदूज आर माइल्ड एंड नॉन वायलेंट फॉर देयर पैट्रन एनिमल, दैट इज अ काउ। काउ जो है हिंदुओं का एक साथी जानवर है, या आप ऐसे कहें कि जिसको वो पसंद करते हैं, है ना। तो ये हमारी मतलब ये पूरे के पूरे स्टोरी जो है उसकी मैंने एक समरी आपको बता दी है। मतलब सारी चीजें लगभग आपके सामने क्लियर हैं। माइंड में अभी तक आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बट नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट द एनिमल इन प्रिजन। आपको द एनिमल इन प्रिजन जो है इसके बारे में अभी सारी चीजें पता है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें कैरेक्टर सिर्फ ऑथर है और कहीं कहीं उसके को प्रिजनर्स हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर्स इसमें एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और जो भी वहां पे चीजें क्रिएचर्स वहां पे पाए गए तो वहां पे हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स मिस्टर नेहरू के अलावा ऑल द क्रिएचर्स हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑल द क्रिएचर्स हैं। अब इसको समझने के लिए और अच्छे से वी हैव टू जंप ऑन सम क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को पहले हम आंसर ना देखते हुए अपने माइंड से निकालेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। हाउ डज नेहरू एक्सप्रेसेस हिज कनेक्शन विद एनिमल्स इन एनिमल इन प्रिजन। ये जो हमारी बुक है एनिमल इन प्रिजन, सॉरी बुक कहाँ है, ये तो हमारा चैप्टर है, इसके बिहाफ पर नेहरू कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपना कनेक्शन जानवरों के साथ। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे सोच के बताओ, एक लाइन दो लाइन सारे लोग बताओ। मतलब अगर आपके सामने ये कहने को आ जाए, कुछ छुप रहा है क्या? हाँ जी बेटा नेहा, हाँ जी, 11th का बुक है ये, 11th का बुक है और एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों में कॉमन टॉपिक है ये, ठीक है, कॉमन टॉपिक है और आपको इसको समझना है उसी तरीके से। और आप लोग की जैसे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स तभी अच्छी होंगी जब आप क्लास में आएंगे। आपको क्लास में मैं जो चीजें करा रही हूँ उन पर आपको पूरा रिलाई करना है, ठीक है। डिपेंड करने की बात नहीं कर रही, बट रिलाई करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो समझिए इस बात को। और हाँ, तो आपको क्या लगता है कि नेहरू ने अपना कनेक्शन जो एक्सप्रेस किया कैसे किया? नेहरू लव्स एनिमल्स, श्वेता आंसर्ड नेहरू लव्स एनिमल्स। और देखो नेहरू ने कैसे कनेक्शन बताया कि उन्होंने ना एनिमल लाइफ को देखा, जिसमें भी वो भेजे गए। नेहरू हैड ऑब्जर्व द एनिमल लाइफ एट एवरी जेल दैट ही वाज सेंट टू।
तो उन्होंने क्या किया, he finds that certain creatures are to be commonly found at different jails, मतलब अलग अलग जेल्स में उनको एनिमल्स बहुत देखने को मिले। जैसे आज के टाइम पे एनिमल्स को इतना ज्यादा खुला नहीं छोड़ते हैं। he also mentioned how certain goes jail officials, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत देखा है, jail officials would shoot these birds down without a thought and enjoy them in their meal. Another bird found often was a manna. मतलब ये कह रहे हैं कि वहां पे इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जो उन्होंने लिखा है इस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही है कि उनका जो कनेक्शन था वो ये था कि वो एनिमल लाइफ को ऑब्जर्व करते थे, जहां भी वो भेजे जाते थे वो एनिमल लाइफ को ऑब्जर्व करते थे। वो आवर्स एंड आवर्स ही केप्ट स्टेरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंसेक्ट्स, तो वो देखते रहते थे, गेज करते रहते थे एंड एंजॉय लेते रहते थे। सो इट वाज अ रियल कनेक्शन दैट नेहरू tended to make, used to make। बट ये जो जहां से भी मैंने इस बुक से निकाला है, जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है उतना, ये उन्होंने थोड़ी सी समरी दी थी क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। ओके, अब नेहरू के दिमाग में जो ये बात आती है कि हाउ डिड नेहरू मैनेज नॉट टू फील लोनली, हाउ डिड नेहरू मैनेज नॉट टू फील लोनली इन देहरादून जेल। सो इस कंडीशन में क्या हुआ, कॉल आ रहा है, he had a special disliking towards snakes। नहीं, ये तो नहीं होगा, इसमें लिखा है how did Nehru manage not to feel lonely in देहरादून। अब वो उन्होंने कभी अकेला ना लगे तो उन्होंने क्या किया। अब देखो, ये क्वेश्चंस आंसर्स मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है, बुक का एक मटेरियल था, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं है। जो उन्हें अकेला ना लगे तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली ही वेंट आउट, ही एंजॉयड द सिंगिंग ऑफ कुकूज एंड कोयल, he could see Himalayas, तो basically not to feel lonely, he tried to observe the activity of creatures first। एक तो ये होगा इसका लाइन, of the creatures, और इसके अलावा एक तो उन्होंने क्रिएचर्स की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उसके बाद ही वेंट आउट फ्रॉम द सेल, he went out, और उन्होंने फिर ही एंजॉयड द सिंगिंग ऑफ कुकूज एंड कोयल, तब जाकर के ये लगेगा आपका। तो आप देख रहे हो कि जो चीजें आपको नेट पे मिल रही है ना, ये मैंने वहां से लिया है, वो भी गलत है। he started making connection with nature, very nice Manisha, he made all the creatures his companion as well, exactly, okay, because he feels connection with animals, exactly B Kumar, he tried observing nature। क्या कह रही हो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बेटा? ऐश्वर्या मैम बिजी हैं, और ऐश्वर्या मैम ने बड़ी मुश्किल से मुझे फाइंड आउट किया है इसके लिए। सो ऐश्वर्या मैम से आपको कुछ कहना हो तो मैं कह दूंगी, अगर आप चाहते हो कि वो किसी क्लास में आए, यू वांट टू टॉक टू हर, यू कैन, बट द रियलिटी इज मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? अब आप मुझे कैसे भी झेले, बट पढ़ाऊंगी मैं ही। सो दिस इज द केस। ओके, सो यहाँ पर आपने आंसर दिया है, दैट्स वेरी नाइस। Why did the prisoners so often observe the small animals around them? देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन है, why did the prisoners so often observe, इसमें आपको थोड़ा सा ही बताने कि क्यों ऑब्जर्व करते हैं स्मॉल एनिमल्स अराउंड देम। अब इसका क्या आपके आंसर, व्हाई डिड द प्रिजनर का मतलब कैदी ने क्यों किया ऑब्जर्व स्मॉल एनिमल्स को अपने आसपास, कैसे किया, क्यों किया, इसका क्या आंसर निकालोगे। प्रिजनर का मतलब हो गया हमारा ऑथर, उन्होंने क्यों ऑब्जर्व किया स्मॉल एनिमल्स अराउंड देम, क्योंकि वो उनके रूम में रहते थे, ठीक है, और वो अकेले थे। जब अकेले थे तो इसीलिए वो ऐसा करते रहते थे, अकेले होने की वजह से, कनेक्शन बनाने की वजह से वो ऐसा करते थे। पता नहीं इसमें इसका आंसर है, क्वेश्चन में नहीं है। दे वॉच ऑल द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट कम हिज वे, दे नहीं होगा, ही वॉचेस ऑल हिज दैट कम्स इन देयर वे, ठीक है, ये होगा। इन दिस वे दे, क्या लिखा हुआ है, ही ट्राइज टू मेक देम इन्वॉल्व इन नेचर एंड ऑल्सो टू लेट, ये जो आंसर मैंने जहां से भी कॉपी कराया है वो गलत लिखा है गाइस, ठीक है। ओके, मैं आपको एक पीडीएफ भेजती हूँ, अभी इसी पे पीडीएफ भेजूंगी, उस पीडीएफ को आप एक बार देख लेना, और फिर कल हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये इन्होंने इंग्लिश बहुत बुरी तरह लिखी हुई है, बिकॉज ही वॉज अलॉन, दैट्स वाई ही, हाँ, सेबेस्टियन, the reason he was alone and he has nothing to do, that's why he tried observing the activity of the animals and the creatures, so that was the only reason. यही रीजन था, बाकी और कोई रीजन नहीं था। तो बेसिकली आप चीजों को समझ चुके हैं, अब कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसे आप कर लेंगे, राइट। अब इस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक पे, सो आई डेफिनेटली बी सॉल्विंग आउट, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। और कोई ना कोई रेफरेंस जब आपको चीजों का मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप जो है चीजों को कर लेते हैं। और आज हमारा ययाति नाम का चैप्टर होगा 7 बजे वाले क्लास में। तो लिटरेचर जो है, आपने क्या पूछा था? अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट, अनिल कुमार, यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं एक बार पूछ लूंगी, वैसे तो मैं ऑक्यूपाइड की गई हूँ इस चीज के लिए, तो सारा कुछ मेरी ही जिम्मेदारी अभी बनती है, तो मैं बट बता दूंगी आपको, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और आपको मिलती हूँ कल, अगर आपका क्लास होगा एट द सेम टाइम, एंड देन हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अलोंग विद द another topic. Okay guys, bye bye, take care. मनीषा, yes, that is the scene. एग्जैक्टली देखो मनीषा, सारे जब भी टीचर्स जो होते हैं तो हम टीचर से कनेक्शन बना लेते हैं, और वो अब मेरे साथ आपका है नहीं, बट वो बन जाएगा 2 या 3 क्लासेस में। आप मेरे साथ कनेक्शन बना लोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आप ऐश्वर्या मैम को मिस नहीं करोगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि आपके माइंड में होता है कि अच्छा ऐश्वर्या मैम पढ़ाएंगी, एंड यू कीप वॉचिंग द पर्टिकुलर टीचर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो ऑब्वियसली आपको लगता है कि वो टीचर आएगा। बट यहाँ पे होता क्या है कि सिर्फ ऐश्वर्या मैम, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो नहीं कर सकते इतना सारा काम। सो दैट इज द रीजन। बट ऐश्वर्या मैम जो सोचती हैं मैं भी वैसे ही सोचती हूँ, क्योंकि वो जो मतलब जैसे वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करेंगी वैसे ही मैं भी करूंगी, तो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस क्लास की टाइम 12 बजे है, दिस वाज द फर्स्ट क्लास, और हमारा जो टीजीटी वाला है ना उसका क्लास रहेगा 7 बजे, ठीक है। आज शायद मैं बता देती हूँ, आज शायद क्लास हम थोड़ा सा लेट कर देंगे, बिकॉज आई हैव टू हैव सम वर्क टुडे। सो देखती हूँ कि आज शायद क्लास को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, आप लोग परेशान मत हो ना, क्लास में आ जाना, अगर हो जाएगा तो उसी टाइम ले लूंगी, ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है। इस क्लास का छाया बन जाएगा, थोड़े दिन बस मेरे साथ रहो, आप लोग मेरे जैसे हो जाओगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा गाइस, लिटरेचर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग का एग्जाम जो है वो यहीं से क्वालिफाई होगा, एंड ट्रस्ट मी, इसमें कोई इफ्स और बट्स नहीं है। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे बताते रहना, मेरे को ग्रुप में बता दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके मेधावी, थैंक यू सो मच, आई रियली वांट दैट।